वेलकम बैक टू मॉडर्न फिजिक्स सीरीज। आज है हमारा लेक्चर नंबर 20। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सरेस प्रोड्यूस कैसे होती है ना। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट हुआ और एनोड पे जाके धड़ाम। देखो डायग्राम। आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। आगे भी तो कहानी है। उस कहानी के बेसिकली 3 सवाल है, बेसिक बड़े सवाल कह सकते हैं। पहला है, एक्सरेस किसी मटेरियल के अंदर से गुजरती है तो कैसे गुजरती है, मतलब एब्सॉर्ब कैसे होती है ना, ये समझना है। दूसरा है, जो एक्सरेस निकलती है उनका स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है। तीसरा है जो जेई का फेवरेट है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस एक्सरे, उनमें फर्क क्या है। अब देखो, ये जो तीसरा सवाल है, पहले दो अगर ढंग से समझ में आए तो तीसरा भी अपने आप समझ में आता है। डायरेक्ट तीसरे पे जाते हैं फिर। एनीवेज, तो क्या करिए आप लोग, नोटबुक पेन वगैरह रेडी रखिए और पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। छोटा सा रोड मैप है ये, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले है एब्सॉर्प्शन लॉ, आई इक्वल्स आई नॉट ई टू द पावर माइनस एम एक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर है एक्सरे स्पेक्ट्रे के दो परिवार है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज सब कुछ डिटेल में देखेंगे। कंटिन्यूस में ब्रेम स्ट्रॉन्ग और वो फेमस लैम्बडा सी कट ऑफ वेवलेंथ है ना। ये कट ऑफ वेवलेंथ हर साल किसी न किसी रूप में आता है। और 3 एग्जाम्पल्स बिल्कुल जेई पैटर्न के। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, वो जो हम के ऊपर दो नोकीली पिक्स है ना, वो लेक्चर के एंड तक ऐसे ग्राफ आप खुद समझ पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो चलिए, जो पहला टॉपिक है एब्सॉर्प्शन। सबसे पहले इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना। आपको तो पता ही है, ऐसा कुछ है नहीं अब तक तो। और वो एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए किससे, तो बोले एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन से। फ्लो क्यों है, क्योंकि एनर्जी पर सेकंड है। ये डेफिनेशन समझ लीजिए, कभी कभी ये 1 मार्कर बन सकता है। अब सुनिए, जब एक्सरे बीम किसी मटेरियल की शीट के अंदर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है। देखो, माइनस है टू द पावर, तो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल एक्सरेस को एब्सॉर्ब करता जाता है। स्लैब का डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में लेफ्ट से आई नॉट एंटर कर रही है, थिकनेस जो भी है एक्स के बाद जो बाहर निकली है वही तो आपका आई है। और ये रिलेशन क्या है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस एम एक्स। ये एम क्या है, इसे बोलते हैं एब्सॉर्प्शन कोइफिशिएंट, मटेरियल की एब्सॉर्ब करने की ताकत। अब ये एम किस किस चीज पे डिपेंड करता है या कर सकता है, आप सोचो। 3 चीजें हैं, लिखो। वेवलेंथ होता है एक्सरेस का, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है, और एटॉमिक नंबर। देखो, है ना। और गोल्डन चीज तो ये है कि जितना हैवी एलिमेंट उतनी ज्यादा डेंसिटी, उतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन। वैसे तो नेचुरल है चीजें यहां तक तो एक्सरे जो रूम होता है, एक्सरे रूम, उसमें ना डॉक्टर लीड का एप्रन है ना, ये सब देखो लीड होता है उनके ऊपर। वो क्यों पहनते हैं, अब आपको पता है। क्योंकि लीड का जेड जो है वो बहुत सबसे ज्यादा 82 एटॉमिक नंबर है, हाई डेंसिटी है। एक्सरे को रोक देगा ना, देखो ये लॉस है। और हड्डी एक्सरे जो फोटो है उसमें ऐसे दिखती क्यों है वो एक्सरे फोटो में, ए, क्योंकि बोन में तो कैल्शियम है, सॉफ्ट टिश्यू से ज्यादा एब्सॉर्ब करता है।
समझ रहे हो बात को आप? ऐसा है। और ये ग्राफ देखो, एक्सपोनेंशियल डीके है। ये जो जो इक्वेशन है वो प्लॉट किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू में लीनियर ग्राफ दिखे तो ये कंफ्यूज करने के लिए होगा। ठीक है, चलो ये तो छोटा सा टॉपिक था। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। ये है एक्सरे का स्पेक्ट्रा, ये आपका मेन चीज है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक्सरे ट्यूब से निकलने वाली जो एक्सरे है ना, वो दो टाइप की है। ये देखो फ्लोचार्ट जैसा। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। नाम पे ही ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहचान है। ये एक्सरे टारगेट मटेरियल की, यानी एनोड एलिमेंट की खुद की पहचान देता है। इनका स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम, है ना, शार्प। आपको पता है लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट वेवलेंथ होती है, बिल्कुल। अ, तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है। इन एनी केस सब मटेरियल का ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे किसी अननोन मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस मिल जाए तो मैं बता सकता हूं कि ये एलिमेंट कौन सा है ना। फिंगरप्रिंट नहीं, हमने कहा था एलिमेंट का फिंगरप्रिंट होता है स्पेक्ट्रल लाइंस उसकी। दूसरा है कंटिन्यूअस एक्सरे। इसका स्पेक्ट्रम स्मूथ है ना? एक मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा सी से लेके इन्फाइनिटी तक सारी वेवलेंथ कंटिन्यूअस मिली हुई है। और ये लैम्डा सी डिसाइड होता है कहाँ से? हमने देखा है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से, टारगेट से नहीं। आज उसको भी एक बार और देखेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए ये फेवरेट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए इम्पोर्टेंट है ये। एक्सरे ट्यूब में हमेशा दोनों टाइप साथ में एमिट होती है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना, दोनों साथ में ही आती है। दिखाने के लिए सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे या सिर्फ कंटिन्यूस एक्सरे, अ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो हम डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हैं। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन भी आपको आगे आगे थोड़ी देर में आएगा, है ना। सस्पेंस बना रहने दीजिए, कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, अब देखो सवाल यहाँ ये है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनते कैसे हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, देखो डायग्राम, ये डायग्राम में तो इसका मतलब है या तो फिर हार्ड एक्सरे फोटोन है ये टारगेट के एटम के अंदर घुसता है। इतनी एनर्जी है उसके पास कि वो एटम के बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। अब अंदर जाके करता क्या है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है ना। इनर शेल के शेल का इलेक्ट्रॉन देखो, तो वहां पे n=1 वाला वो बाहर हो गया। अब सोचो के शेल में एक खाली जगह बनी कि नहीं, वैकेंसी, होल। ये पीएन जंक्शन में भी यही चीज होगी, होल होगा। और नेचर को क्या है कि वैकेंसी पसंद नहीं, अनस्टेबल हो गया। ये अगर निकल गया तो एटम अनस्टेबल होगा। तो क्या होता है, ऊपर वाली शेल जिसको एल शेल कहते हैं, के बाद एल, एल के बाद, तो एक इलेक्ट्रॉन उस एल से क्वांटम जंप मार के नीचे आ जाता है ना। तो वो जो खाली जगह थी वो भर देता है। लेकिन एल शेल की एनर्जी तो ज्यादा थी, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, एनर्जी डिफरेंस, मतलब एनर्जी तो है, वो तो कहाँ गई उसकी एनर्जी? तो वही तो फोटोन के रूप में आती है। और इसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि एक्सरे बन जाता है, वही एक्सरे रीजन में आती है। तो यही है हमारी के अल्फा लाइन, एल से के वाला जंप, है ना। सिंपल सी बोर मॉडल वाली स्टोरी है, बस इनर शेल्स में हो रही है ना। हाँ, देखो अभी इसको
आगे थोड़ा इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये जो भी था एमिटेड फोटोन, इसका फॉर्मूला देखिए फ्रीक्वेंसी का। वही फॉर्मूला है अपना, बट इसको अगर 1/λ मतलब न्यू इक्वल टू आर जेड ई लिखा है यहाँ पे, जेड ई का स्क्वायर है। बाकी तो है 1/n² माइनस 1/, ये तो ठीक है। हाइड्रोजन जैसा फॉर्मूला है, ठीक। तो फर्क क्या है कि जेड की जगह यहाँ पे जेड इफेक्टिव आया है, जो जेड ई है ना, और जेड इफेक्टिव जेड माइनस एस है। और ये एस क्या है, इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग स्क्रीनिंग शब्द से समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझिए। डायग्राम देखो, जब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ देखता है, तो बीच में बैठे हुए जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है ना, न्यूक्लियस के, मतलब ये जो न्यूक्लियस का तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बीच में तो नहीं इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जो पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स ढक देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, है ना। जैसे सूरज के सामने बादल आ गए हो, ऐसी चीज है ये। तो इलेक्ट्रॉन को ना पूरा जेड दिखता नहीं है, ऐसा समझो। और ये प्रैक्टिकल चीज भी है, उसे दिखता है जेड माइनस एस। और ये स्क्रीनिंग हर शेल में अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग होती है। अब इतना डिटेल में भी नहीं है, आपको तो सिर्फ के शेल का एस पता है, बस ये की फॉर्मूला है। बट एनीवेज, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, तो एस अलग अलग होता है। के अल्फा के लिए जेई में एस इक्वल टू 1 लेते हैं बस। ये मोजले का लॉ अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये लॉ। अभी के लिए तो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। न्यूक्लियस के चार्ज, इसको बोलते हैं एज अ सीन बाय द इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस शेलिंग, शील्डिंग। ये समझ लिया, आपको समझ इतना ही है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी स्टोरी है हमारी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है देखो, जब एल का इलेक्ट्रॉन के में गया, तो के की वैकेंसी तो भर गई, लेकिन अब एल में नई वैकेंसी बन गई, है ना। म्यूजिकल चेयर जैसा खेल है ये, है ना। एक कुर्सी भरी तो दूसरी खाली हो गई। नेचर भी देखो कैसे फ्रॉलिक है ना। एनीवेज, तो अब एम शेल के से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मतलब एल के ऊपर तो एम था, तो वो एल की वैकेंसी भरेगा, और एक फोटोन निकलना चाहिए क्योंकि वो जंप मारा उसने, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी क्योंकि ये अलग शेल से आया है। फिर एम में वैकेंसी, और ये चेंज चलती रहेगी आउटर शेल तक। तो रिजल्ट क्या होगा, एक नहीं, पूरी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती है। उसने तो एक को निकाला, लेकिन ये देखो खेल कहां से कहां हो गया। ये डायग्राम देखो, अब नेमिंग समझते हैं, ये जेई के लिए आपको समझ लो कि रट लो, ना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो भी ट्रांजिशंस के शेल पे आकर खत्म होती है ना, उसको बोलते हैं के सीरीज। एल से के अल्फा, एम से के बीटा, और एन से के गामा। और ये के सीरीज की जो रेडिएशन होती है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एनर्जी गैप तो के तक ही गिना जाएगा, क्योंकि के ही तो सबसे नीचे है, गिरता भी सबसे नीचे, मतलब यहीं पे गिरेगा। अच्छा, सिमिलरली अगर वैकेंसी एल शेल में बनी, तो एम से एल एल अल्फा, एन से एल एल बीटा, ये एल सीरीज हो गई, और ऐसे ही एम सीरीज भी बनती है। ट्रिक ये है याद रखने की, जिस शेल पे इलेक्ट्रॉन लैंडिंग करता है, सीरीज का नाम उसी पे अल्फा बीटा गैमा बताता है कि कितनी दूर से आया है, बस समझे। अल्फा बीटा गैमा मतलब गामा सबसे दूर, अल्फा नजदीक से आया है,
और शेल का नाम ही है सीरीज। तो चलो, अच्छा, अब ग्राफ पे वापस आते हैं। स्पेक्ट्रम देखो, ये जो कंटिन्यूअस हम्स है, ये उसके ऊपर शार्प नोकीली पिक्स जो दिख रही है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। के बीटा पहले छोटी वेवलेंथ पे और के अल्फा उसके बाद। छोटी वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। अब एक एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर टारगेट मैंने बदल दिया, सपोज करो पहले टंगस्टन का था, अब कुछ मोलिब्डेनम लगा दिया, तो जेड से जेड प्राइम हो गया। तो अब क्या होगा? तो डैश कर देखो, पिक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। नए एलिमेंट की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ होंगी, उसका कुछ अलग फिंगरप्रिंट होता है। तो इससे क्या हुआ, दो कंक्लूजन निकले, है ना। पहला है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन की पोजीशन डिपेंड करती है सिर्फ टारगेट मटेरियल पे। दूसरा है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओ या घटाओ, पिक्स वहीं की वहीं रहेगी। ये समझो, वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक लाइन पे कोई असर नहीं होता है, वो मटेरियल पे फिंगरप्रिंट है। अब यही में असर्शन रीजन इसी पॉइंट पे आता है। वोल्टेज बढ़ाने से के अल्फा की वेवलेंथ कम हो जाती है। गलत, के अल्फा तो टारगेट की प्रॉपर्टी है भाई। चलो, हाँ, यहाँ पे वो सस्पेंस खोल देते हैं, दोनों टाइप्स हमेशा साथ क्यों हैं भाई? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन को एटम के बाउंड इलेक्ट्रॉन से सीधी अ, धड़ाम टक्कर मारनी पड़ेगी। लेकिन एटम तो ज्यादातर खाली है? जैसे हमने देखा, न्यूक्लियस तो छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है। तो सीधी टक्कर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत कम है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बिना टक्कर के एटम के पास से गुजर जाएंगे, और न्यूक्लियस के पास से गुजरते वक्त डिसलरेट होके कंटिन्यूअस एक्सरे देंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ? ट्यूब से हमेशा कंटिन्यूअस प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों साथ निकलेंगी। सिंगल टाइप बोले तो पॉसिबल ही नहीं है, देखो क्यों, समझे आप? ओके, तो ये इतना आसान है। अब आते हैं, ये देखो पहला इलेस्ट्रेशन है। ग्राफ में दो पिक्स है, 1 और 2। बताना है कौन सा के अल्फा है और कौन सा के बीटा है। आप क्या करो कि पॉज करो और खुद ट्राई करो। चलो, होप आपका हो गया है। अब साथ में करते हैं। लॉजिक तो एकदम सिंपल है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? डेल्टा ई एच सी बाय लैम्बडा, मतलब जितना बड़ा एनर्जी गैप उतनी छोटी वेवलेंथ, है ना। उल्टा रिलेशन है, इनवर्स, बहुत बार किया है। अब सोचो, के अल्फा है कहां से? एल से के, एक स्टेप का जंप है। के बीटा एम से के, दो स्टेप का जंप। तो एनर्जी गैप किसका बड़ा? ऑब्वियसली के बीटा का। डेल्टा ई के अल्फा क्या होगा? लेस देन डेल्टा ई के बीटा। तो लैम्बडा के अल्फा क्या होगा? उल्टा, ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ के बीटा, है ना। ग्राफ में पीक वन छोटी वेवलेंथ पे है, तो पीक वन के बीटा और पीक टू के अल्फा हुआ। याद रखने का फंडा क्या है आपका? बीटा भारी एनर्जी में है, इसलिए वेवलेंथ में हल्का है, पहले आता है बीटा, और गैमा उससे पहले आएगा। समझे? आसान है चीजें, बस पता होनी चाहिए। सेम गेम नए प्लेयर से ही है। देखो, अब पीक्स है के अल्फा और एल अल्फा।
कौन कहां पर है, सोचिए। के अल्फा मतलब एल से के, सबसे नीचे वाला लेवल तक गिरना, बहुत बड़ा एनर्जी गैप चाहिए। एल अल्फा मतलब एम से एल, ऊपर के लेवल में है, छोटा सा जंप है, छोटा गैप। तो अब एनर्जी देखो, डेल्टा ई के अल्फा इज ग्रेटर देन डेल्टा ई एल अल्फा, तो लैम्बडा ऑफ के अल्फा इज लेस देन लैम्बडा ऑफ एल अल्फा। तो छोटी वेवलेंथ वाली पीक क्या हो गई, के अल्फा वाली, और बड़ी वाली ए अल्फा वाली। डन है। एक लाइन में पूरा ऑर्डर याद कर लीजिए। लैम्बडा ऑफ एल अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ के बीटा। ये ऑर्डरिंग सीधा एमसीक्यू है ना। लैम्बडा याद रखो, एल इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन के बीटा, ऐसा है। नहीं तो फिर जो जैसे हमने किया वैसे करो, बेसिक से कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो अब ये दूसरा परिवार है, कंटिन्यूस एक्सरे, है ना। इनकी भी जन्म कहानी अलग सी है। डायग्राम देखो, समझाया तो है पहले, फिर भी प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन एटम के पास से गुजर रहा है। न्यूक्लियस है हाईली पॉजिटिव, प्लस जेडी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जबरदस्त एट्रैक्शन लगाएगा, तो उसका पाथ मुड़ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को मिला वेरी हाई एक्सेलरेशन, मुड़ा मतलब मिला कि नहीं एक्सेलरेशन। और क्लासिकल थियरी आपकी क्या कहती है, हर एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो रेडिएशन देगा, और यही तो रेडिएशन है एक्सरेज। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, फोटोन की एनर्जी जो भी है निकली, वो इलेक्ट्रॉन जो था उसकी काइनेटिक एनर्जी में कम होनी चाहिए, ऐसा है। तो जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस उतना बड़ा फोटोन। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स का मुकाबला देखो, हाँ समझ में आएगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर से गुजरा है वो हल्का सा मुड़ा, हल्का सा मुड़ा मतलब हल्की सी एनर्जी लॉस, तो लो एनर्जी फोटोन। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजरा, ज्यादा उसको धक्का लगा, ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा एनर्जी लॉस, ज्यादा मुड़ा, तो हाई एनर्जी फोटोन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड कहाँ से आई, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से, तो ईवी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, तो वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 EV बाय एम लगा दो। तो इस रेडिएशन का जो जर्मन नाम है ये सारे, और जिन्होंने खोजा था विल्हेम रॉन्टजेन, वो भी जर्मन थे। तो ये नाम है इनका ब्रेमहोल्स्ट्रम, ब्रेमस्टॉलहम, है ना। प्रोनाउंसिएशन में मेरी भी थोड़ी बहुत ये होती है। ब्रेम्स इसका मतलब है ब्रेक, और स्ट्रॉन्ग ये साइलेंट है, मतलब रेडिएशन, ब्रेम स्ट्रॉन्ग ऐसा। तो ब्रेकिंग रेडिएशन ऐसे बोलते, इसलिए इसको ब्रेकिंग। इलेक्ट्रॉन पे ब्रेक लगी तो रेडिएशन निकली, है ना। नाम में ही फिजिक्स छुपी है। चलो अब ये जो है आपका एग्जाम्स में, हर एग्जाम में ये तो आता ही है, हमने पहले लेक्चर में भी कवर किया था एक बार और। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कट ऑफ वेवलेंथ, है ना, पक्का टॉपिक हर साल का। सोचो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कब बनेगा, हाँ रिपीट है, ये पहले भी किया फिर भी चलो। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ही एनकाउंटर में अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी फोटोन को दे दे, तो मतलब आइडियल केस है। तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे छोटी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उसने खोया है, तो इसको लेमड़ा सी कहते हैं। एनर्जी बैलेंस कैसे लिखेंगे, तो 1/2 mv² इक्वल टू ईवी इक्वल टू एच सी वन लेमड़ा, ऐसे। तो ये जो लेमड़ा सी है वो एच सी अपॉन ईवी, तो ये एंगस्ट्रॉम में अगर लिखे तो 12400 या 12431 अपॉन वी। वी यहाँ पे वोल्ट्स में है।
क्विक कैलकुलेशन में आप 12400 भी ले सकते हो, है ना? सेम है देखो अप्रोक्सीमेटली, तो ऐसा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब तीन किलर पॉइंट्स है। पहला, लैम्बडा सी डिपेंड करता है सिर्फ वोल्टेज पे। हम्म टारगेट का कोई रोल ही नहीं है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स के बिल्कुल उल्टा, देखा ना आपने, कैरेक्टरिस्टिक में सिर्फ टारगेट, कंटिन्यूस का लैम्बडा सी सिर्फ वोल्टेज। अच्छा, दूसरा है एमिटेड वेवलेंथ की रेंज है लैम्बडा सी से इंफिनिटी तक। कंटिन्यूस नाम ही तो इसलिए कंटिन्यूस एक्सरे है। तीसरा है, और ये क्यों है ये भी हमने समझा है। तीसरा क्या है कि एक फिक्स्ड वोल्टेज पे इंटेंसिटी कैसे बढ़ाए। तो करंट बढ़ाओ, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एनोड पे ज्यादा फोटॉन्स, तो यही तो इंटेंसिटी है, नंबर ज्यादा। करंट से इंटेंसिटी और वोल्टेज से लैम्बडा सी। डिवीजन ऑफ लेबर क्लियर है ना? हर एक का काम डिवाइड कर दिया। अब देखो क्विक चेक, अगर V आपने 12431 या 124, तो उस पे आपका लेमड़ा सी कितना होगा, एग्जैक्टली 1 एंगस्ट्रॉम। ये अगर दिमाग में बिठा लिया तो आ- चीजें आसान हो जाएगी, मतलब आइडिया रहता है आपको, रेफरेंस रहेगा। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूरा ग्राफ देखो एक नज़र में, तीन कर्व्स है, V1 V2 V3, जहाँ V3 सबसे बड़ा है। देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा क्या हो रहा है, अब लैम्बडा से शिफ्ट हुआ, छोटा होना चाहिए वेवलेंथ, है ना? ज्यादा एनर्जी फोटॉन्स पॉसिबल है, तो कर्व ऊंची भी हो गई। देखो हर कर्व में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पीक है जिसको बोलते हैं, और पीक के आगे जो लैम्बडा है वो ब्रॉड सा है, मतलब पीक ब्रॉड हो जाता है। तो यही तो ब्रेम स्ट्रॉन्ग टेल है। ऐसा, अगर वोल्टेज सेम रखे और आप क्या करो, करंट बढ़ाओ, वोल्टेज को सेम रखो, तो क्या होगा कि पूरी स्केल ऊपर हो जाएगी, लेकिन लैम्बडा सी वहीं रहेगा, हिलेगा ही नहीं। तो यही है, तो ये ग्राफ बेस्ड जो एमसीक्यू है, ये ये क्लियर पॉइंट्स है यहाँ पे। यहाँ जो ट्रैप होता है कि लैम्बडा सी को सेम कब रखे और ग्राफ ऊपर कब कैसे ले जाए, ये सारी चीजें यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये ग्रांड फाइनल है हमारा, जेई एडवांस लेवल जैसा उसका फ्लेवर है इस प्रॉब्लम का। 0.5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे एक मटेरियल पे पड़ती है, के शेल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में 23 mm रेडियस के सर्कल में घूमते। के शेल इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालें। पॉज करो, प्रॉब्लम को एक बार पढ़ो, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करनी है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, और फिर स्ट्रेटेजी बनाओ। चलो अब स्ट्रेटेजी समझते हैं। तीन स्टेप का गेम है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालो। सर्कल में घूम रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ई वी बी इक्वल टू mv²/r, है ना? तो यहां से आपका v मिल जाएगा। वैसे भी आपको r की रेडियस, अगर रेडियस का फॉर्मूला पता है तो भी ठीक है, बट ये बेसिक है, दोनों को इक्वेट किया है, तो v निकल गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, 1/2 mv², है ना? तो जो v था उसको सीधा E²B²R²/2 है। अब वैल्यूज डालो। कई बार क्या है कि चीजों फाइनली जो होता है ना उसमें कैलकुलेट करो तो कैंसलेशन दिखता है, तो एरर्स कम होती है। तो आपका के आया है 2.97 10⁻⁻⁰ जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या कैसे करोगे,
मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करो तो अप्रोक्सीमेटली 18.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ऐसा। अब लास्ट स्टेप है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। शॉर्टकट फॉर्मूला याद है। अब यहाँ पे ई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ऊपर सीधा नीचे 12.4 बाय लैम्बडा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी आ रही है 12.4 बाय 0.5 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन। क्या ये तो सारा कैलकुलेशन होगा। फिजिक्स का क्या, देखो फिजिक्स मोमेंट बता। फोटोन ने टोटल 24.8 केईवी दिया है। उसमें से इलेक्ट्रॉन एटम से आजाद करने में तो बाइंडिंग एनर्जी खर्च होती है, तो बची हुई जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, समझे। तो यहाँ पे आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो भी ई है माइनस के करो। तो ई आपका फोटोन का है 24.8 माइनस काइनेटिक एनर्जी आपकी आई थी 18.6। ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी, ऐसे निकालेंगे। देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सरेस, कैसे है ना, 3 चैप्टर्स। लेकिन सवाल ऐसे आसान है, कुछ नहीं है ना, कोई टेढ़ा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ऐसा। तो मैं एडवांस में और जेई भी अभी यही मिक्स करता है। तो चैप्टर, हर एक चैप्टर मजबूत हो तो फिर आप बेसिक से सारे कर सकते हो। चलिए ये लास्ट था, अब इसको समराइज कर लेते हैं। इसका आप फोटो भी निकाल के रख सकते हो, काम आएगा। एब्सॉर्प्शन के लिए आई नॉट ई टू द पावर माइनस एम एक्स। एम बढ़ता है डेंसिटी और एटॉमिक नंबर के साथ। कैरेक्टरिस्टिक एक्स से इनर शेल वैकेंसी, क्वांटम जम्प्स, शार्प लाइंस। फॉर्मूला है आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस, और जेड ही होता है जेड माइनस सी। ये डिपेंड करती है सिर्फ टारगेट पे, वोल्टेज पे नहीं। कंटिन्यूस एक्सरे ब्रेम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे इसको। ब्रेकिंग रेडिएशन, रेंज है लैम्बडा सी से इन्फिनिटी, और लैम्बडा सी आपका सीधा 12400 और 12 या तो 12431 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और ये वोल्टेज डिसाइड करेगा, इंटेंसिटी करंट डिसाइड नहीं करेगा। और ये याद रखो, लैम्बडा ऑफ एल अल्फा ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ के अल्फा ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ के बीटा, ऐसा। ये जो ग्रैंड फाइनल था लास्ट वाला, दोबारा खुद से सॉल्व करिए बिना देखे, और आपको टाइम कितना लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो कमेंट में। अगले लेक्चर में मोजलेस का लॉ आएगा, है ना, वो लॉ जिसने पीरियोडिक टेबल की पूरी अरेंजमेंट बदलती, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और दूसरा है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ। तो इसको मिस मत करो, अगला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में।